सर? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सब समझ में आ रहा होगा अब तो? चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। बीएससी पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट सेकंड। तो आप लोग अपने सिलेबस के बारे में टेंशन करते रहते हो, तो वो टेंशन आप लोग छोड़ दो। देख लेंगे यूनिट सेकंड खत्म होने के बाद में क्या कराना है। सर ने पहले आपको कितना कराना था उस अकॉर्डिंग वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। और हाँ, एक कोई कह रहे थे कि वो क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन बताओ एग्ज़ाम में आने जितना। तो आपको एग्ज़ाम में आने से बहुत ज़्यादा कराया गया है। मैंने जितना कराया है आपके एग्ज़ाम में उसके अंदर अंदर में ही आएगा। अभी तक में उतना ही आया हुआ है और आगे भी उतना ही आएगा बीएससी लेवल पे। इसीलिए आप लोग पहले वीडियोस देखो पूरे। आपके टोटल 2 वीडियोस ऑलमोस्ट आपके पूरे गए हैं सिर्फ एक टॉपिक में, जूल थॉमसन टॉपिक में। आपका वीडियो नंबर 12 हाफ पूरा वहाँ से मैंने आपका एक्सप्लेन करना शुरू किया। वापस से जिन्होंने नहीं देखा हो, 4-5 दिन पहले की क्लास आप लोग अब देख करके और फिर अब कह रहे हो कि मैम इसमें और करवाओ, तो आप देखो उसमें वीडियो नंबर 12 है, वो हाफ पूरा उस पर ही है। 13 वीडियो कम्प्लीटली उसी पर है पूरा का पूरा। और 14वें नंबर का भी आधा जहाँ तक क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो मैंने जिस दिन वीडियो नंबर 12 बना उस दिन स्टार्ट करवाया था मैंने आपको जूल थॉमसन। आधा मैंने उस दिन पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डायग्राम बनवाया। उसके नेक्स्ट डे मैंने आपको पूरा उस डायग्राम की डिटेल में उसकी क्रियाविधि करवाई, उसकी पूरी डेरिवेशन करवाई रियल गैसों के लिए, आइडियल गैसेस के लिए। और वीडियो नंबर 14 जो है उस दिन मैंने आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए। व्युत्क्रम ताप के क्वेश्चन थे, चाहे जूल थॉमसन गुणांक कैलकुलेट करने क्वेश्चन थे, जो भी आपके आए हुए थे 2-4 क्वेश्चन वो करवाए गए। तो उतना बहुत सफिशियंट है, एग्जाम में आने लायक नहीं, एग्जाम में आने से काफ़ी ज़्यादा कराया जा चुका है, ठीक है ना। उसे अच्छे से देख लो। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। उतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। आप ये टेंशन मत करो कि इससे बहुत ऊपर आ जाएगा एग्जाम में, उसके अंदर अंदर में ही आएगा, वही चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था पूरा टॉपिक वो इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशंस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन भी उतने इंपॉर्टेंट है, उसकी थ्योरी चाहे डायग्राम सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना एज इट इज, ठीक है। तो अब हम कल यहाँ क्या देख रहे थे यूनिट सेकेंड में, कल हमने लिक्विड हीलियम फर्स्ट और सेकेंड के बारे में पढ़ा था। यानी हम कल क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, द्रव हीलियम। द्रव हीलियम फर्स्ट व सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहली बात तो कि हम द्रव हीलियम को पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो बाकी अन्य गैसों में नहीं मिलती, तो वो चीज़ भी हमने देख ली, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी। और फर्स्ट और सेकेंड कहाँ से आए और उनमें क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया था। आप लोगों ने ग्राफ बना लिया था कल लास्ट। मैंने आपको प्रेशर में और टेम्परेचर में द्रव हीलियम के लिए ग्राफ बनवाया था, याद है। ग्राफ बड़ा अच्छा सा आया था और उसमें सारी की सारी चीज़ें हमने उसको डिटेल में लिखा नहीं था, बाकी पूरा हमने डिस्कस किया था कि कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला था। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, क्रांतिक ताप था। क्रांतिक ताप का बिंदु, क्रांतिक ताप हमारा कितना हमने बताया, लगभग 5.19 केल्विन, ठीक है। और ये वो बिंदु था जिसको हमने लैम्डा बिंदु कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे वक्र की वक्रता में कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है ना। इसके बाद में वक्र क्या जीरो की तरफ अग्रसर होने लग जाता है। P और T दोनों का मान, यहाँ पे आपने दाब लिया था, दाब P, और यहाँ पे ताप T, याद है, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसा ही ग्राफ हमें कुछ यहाँ पे भी मिला था, ऐसा ही वक्र हमें लगभग यहाँ पे भी आया था, ठीक है ना, कुछ इस तरह का। तो हमने कहा था ये लगभग 30 के ऊपर जाकर के दाब जो होता है, सॉरी जो लिक्विड हीलियम होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ठोस में। यहाँ पे हमारे पास ठोस था हीलियम, यहाँ पर द्रव हीलियम और यहाँ पे हीलियम वाष्प। ये ताप कितना था, 2.19 केल्विन,
2.19 केल्विन वो ताप था जहां पर वक्र की वक्रता में क्या मिला था, हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन मिला था, कुछ अच्छा खासा परिवर्तन मिला था, ठीक है ना। इसको हमने 5.2 केल्विन कर लेना, 5.2 फिक्स होता है ये 5.2 केल्विन, ठीक है। क्रांतिक ताप उससे कम ताप पर आने पर द्रव हीलियम क्या बताया हमने, सॉरी वाष्प जो होता है हीलियम गैस होती है वो द्रव में बदलनी शुरू हो जाती है। तो अब ऐसा ही एक बिंदु हमें यहाँ भी मिला, ऐसा एक बिंदु यहाँ भी मिला जिस बिंदु पर वक्र की वक्रता में कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो उन बिंदुओं को हमने क्या कहा, लैम्डा बिंदु, और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा रेखा। और ये क्या है, लैम्डा बिंदु, लैम्डा पॉइंट। ये क्या है हमारा क्रांतिक बिंदु। इस बिंदु के सापेक्ष ताप और दाब के मान क्या है आपके, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब का मान। क्लियर है। ग्राफ बनाया था हमने कल, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रेशर का मान पे लिख लेना, ये कितना था लगभग 2.26 पे, और ये 0.05 पर हमारे पास ये मान आया था। ये मूल बिंदु हमारा है। अब यहाँ हमने बताया था कि लैम्डा रेखा के दाईं तरफ और बाईं तरफ हीलियम गैस कैसा अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो उस व्यवहार के आधार पर हमने उसे दो भागों में विभक्त किया। कौन सा, एक तो हीलियम फर्स्ट, द्रव हीलियम फर्स्ट लिखना, क्योंकि यहाँ पे हीलियम किस में परिवर्तित हो चुकी है, द्रव में, लेकिन द्रव हीलियम में भी दोनों में परिवर्तन है। तो द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकेंड। क्लियर है। इन दोनों में क्या कि द्रव हीलियम फर्स्ट जो होता है वो तो सामान्य अन्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है, उसके गुण भी अन्य द्रवों की भांति होते हैं। लेकिन द्रव हीलियम सेकेंड होता है, इसका गुण ये बहुत सारे स्पेशल प्रॉपर्टीज दिखाता है, बहुत अलग अलग से गुण होते हैं, उसके लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, द्रव हीलियम सेकेंड। दोनों में हमने कुछ ना कुछ डिफरेंस बता दिया। क्लियर है। तो ये तो आपका था, इसको आप नाम दे दो कुछ, इसको हमने ABC वक्र नाम दे दिया, इस वक्र को हमने नाम दे दिया DEF। ये आपका किसका बिंदु किसका ग्राफ आया है, द्रव हीलियम के ताप और दाब में परिवर्तन के सापेक्ष क्या हमें वक्र मिलेगा वो हमने यहाँ बताया है। क्लियर। इसमें कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है। समझने वाली बात यहाँ पे क्या थी कि हमने एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने ये कहा था कि हीलियम के बारे में लिखवाया भी था कल, ठीक है ना। क्या लिखा था कि हीलियम जो था कि इसको जब तक इसके क्रांतिक ताप होता है 5.2 केल्विन, इससे नीचे लेकर के आए हम, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, इसका शीतलन करना चाहते हैं, बहुत कम ताप प्राप्त करना चाहते हैं। तो 5.2 केल्विन से जब हम कम लेकर के आए तो लगभग 4.2 केल्विन पर 4.2 केल्विन पर आकर के किसमें, द्रव में तो परिवर्तित हो गई, ठीक है। मतलब कि जो गैस थी, हीलियम गैस होती है, तो गैस से ये द्रव में तो परिवर्तित हो गई, ठीक है ना, संघनन इसका हो गया। लेकिन अब 4.2 से लेकर के चाहे आप 0 केल्विन ताप तक भी इसको लेकर के जाओ, इसका टेम्परेचर चाहे कितना भी डिक्रीज कर दो, किस कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन क्या थी, जब ताप कैसा हो, सामान्य हो। अंडरलाइन करवाया था मैंने कि ये आप ध्यान रखना कि सामान्य दाब पर, दाब सामान्य ही रखें तो हम चाहे 4.2 केल्विन से 0 केल्विन तक लेकर के चले गए, लेकिन ये द्रव हीलियम हमारा ठोस में परिवर्तित नहीं हुआ। जबकि हम जानते हैं कि 0 केल्विन पर क्या होता है, 0 केल्विन या उससे कम जाते जाते ऑलमोस्ट सारी की सारी जो गैसें होती है वो सब कैसी होती है, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जम जाती है ना सभी। जैसे पानी होता है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो सेम। लेकिन लिक्विड हीलियम के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी नजर आई, ठीक है ना, कि इसका मतलब ये बाकी गैसों से अलग है। फिर इस पे क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या बताया था, कीसम। तो कीसम ने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। कीसम ने कहा कि नहीं, आप ये कर रहे हो लेकिन आप दाब को सामान्य मत रखो, दाब को भी चेंज करो। और उन्होंने 2-3 अलग अलग दाब और ताप के कॉम्बिनेशन बताए कि अब आप इस पे करके देखो। तो हमने उसका रिजल्ट क्या देखा कि अगर आप दाब का मान, कीसम ने कहा कि 5600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, 5600 वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर आप दाब लगा दो, तो 0 केल्विन छोड़ो, आपका 42 केल्विन पर भी हीलियम जम जाएगा। 42 केल्विन चूंकि इतना ज्यादा ताप होता है, लेकिन उस पर भी हीलियम पिघलने की बजाय क्या हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप दाब उस पर 5600 लगाओ, सामान्य दाब मत रखो। क्लियर है। तो उसके आधार पर कुछ ये हमें ये बताया, और उसके द्वारा फिर हमने द्रव हीलियम को दाब में भी जब हमने परिवर्तन किए, तो उसके बाद द्रव हीलियम को ठोस में परिवर्तित किया जा सका। इसीलिए ये मत कहना कि लिक्विड हीलियम कभी ठोस में कन्वर्ट नहीं होता, होता है, लेकिन कब कन्वर्ट नहीं होता, जब दाब सामान्य हो, तब आप 0 केल्विन
लेकर के चले जाओ कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, उसके सापेक्ष दाब में भी परिवर्तन करोगे तो आपका लिक्विड हीलियम ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ इसलिए हमने इसके ताप और दाब के बीच में ग्राफ बना करके देखा कि ग्राफ से हम समझते हैं इसकी क्या क्या गुण होते हैं, अभी रासायनिक गुण इसके क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे सेम आया हमारे पास ग्राफ पे, क्या देखा हमने कि जब 5.2 केल्विन जो इसका क्रांतिक ताप था, इससे जब हम ताप को क्या करिए कम लेकर के आए, 5.2 केल्विन के सापेक्ष दाब का मान कितना था 2.26 है। ग्राफ को समझो यहाँ, ठीक है ना। जब आपने क्रांतिक ताप लिया जो कि 5.2 केल्विन है, उसके सापेक्ष क्रांतिक दाब कितना है, ये 2.26 हीलियम का क्रांतिक दाब है। क्यों, ये दोनों मान इस क्रांतिक बिंदु के सापेक्ष है ना, तो ये इसका क्या है क्रांतिक दाब है, ठीक है। तो जब हमने अब यहाँ पे दाब हमने सामान्य नहीं रखा है, कुछ ना कुछ चेंज कर रखा है यहाँ पे, इसीलिए चेंज करते गए कंटिन्यू। देखो 0.05 से लेकर के यहाँ लगभग 0 है, 0 से 2 पॉइंट तक गए, 25 पॉइंट तक, 30 पॉइंट तक, इसके ऊपर जाके हमें अलग अलग मान मिलते गए, ठीक है ना। और इसके सापेक्ष हमने टेम्परेचर में धीरे धीरे हम क्या ला रहे हैं, कमी लाते जा रहे हैं। हम यहाँ से 5.2 से उधर नहीं बना रहे ग्राफ, इधर बना रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर को तो हम ऑलरेडी कम करना चाह रहे हैं। और शीतलन के लिए क्या जरूरी होता है, आप बोलोगे कि मैम 5.2 से आपने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है शीतलन के लिए क्या कंडीशन पड़ी है कि उसका ताप उसके क्रांतिक ताप से कम कर दो। आप क्रांतिक ताप से कम करोगे तब तो क्या होगा आपका शीतलन, और अगर क्रांतिक ताप से उल्टा आपने बढ़ा दिया तब क्या हो जाएगा तापन। पढ़ा था हमने कि तापन का मतलब कि गैस की जो टेम्परेचर है वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी, गैस और गर्म हो जाएगी, ठीक है। और शीतलन का मतलब कि उसको आप ठंडा कर दो। ठंडा करने से क्या मतलब होता है कि हम उसको द्रव में परिवर्तित कर ले। भाई अब गैस से तो ठंडा कर दिया, द्रव में परिवर्तित नहीं करो तो बीच में लटक गया ना, वो कंडीशन नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हम उसे द्रव में परिवर्तित करें, इसलिए हम 0 केल्विन तक पूरा उसको ठंडा करना, क्या हम चाहते हैं कि वो जम भी सकती है या नहीं, क्योंकि हम टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं, न्यून तापों का उत्पादन, कितना कम से कम ताप हम उत्पादित कर सकते हैं, किसके लिए, गैस के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हाँ, तो हमें क्या मिला, तो देखो क्रांतिक ताप है 5.2 केल्विन, उसके सापेक्ष क्रांतिक दाब कितना है 2.26 केल्विन, ठीक है। तो हमने जब इसके क्रांतिक बिंदु से, क्योंकि हम तो शीतलन करना चाह रहे हैं हीलियम का, गैस हीलियम है, हीलियम वाष्प रूप में हम इसको द्रव में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो हम इसका क्या टेम्परेचर कम करेंगे। तो देखो 5.2 से हम कम की तरफ आए धीरे धीरे, ठीक है, कम की तरफ धीरे धीरे आते जा रहे थे ग्रेजुअली। फिर हमने ये देखा कि एक पॉइंट ऐसा आया लगभग 2.19 केल्विन पर, वो ऐसा आया कि जब ग्राफ की वक्रता में कुछ परिवर्तन हुआ। ये देख रहे हो आप, ये लाइन चेंज हो गई, अदरवाइज ये लाइन नीचे की तरफ सीधे ऐसे आ जाती ना, लेकिन ऐसे नहीं आ करके ये कुछ इस तरीके से बीच में उठी हुई सी हो गई। अब ये पॉइंट क्यों आया, ये पॉइंट आया हमारे पास 2.19 केल्विन पर। और इस केल्विन पर ताप पर, इस ताप पर जब हीलियम जिस भी अवस्था में था, जब उसकी पूरी स्टडी की गई तो देखा कि इस ताप पर हीलियम में बहुत सारे विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है हीलियम। ये ताप कुछ स्पेशल है क्योंकि इस पर ये हर चीज में ग्राफ में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है इस ताप पर आकर के। क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो यहाँ पे ये तो क्लियर था कि वक्र में तो परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक गुण में अंतर नहीं है, बहुत सारे गुणों में अंतर है। इस केल्विन पर, इस ताप की इस मात्रा पर हीलियम के गुण जो है वो बाकी द्रवों से, बाकी गैसों से बहुत भिन्न निकले, ठीक है। तो यहाँ वक्रता में परिवर्तन आ गया। और फिर जब उससे नीचे लेकर के आए हम 2.19 केल्विन से कब, तो फिर देखा कि ताप और दाब दोनों का मान कैसे 0 की तरफ अग्रसर होता हुआ जा रहा है, फिर से ग्राफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हमारा हीलियम इससे कम ताप पर और हम लेकर के गए तो 4.2 से कम आते ही वो द्रव में तो बदल गया, पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है ना। द्रव में बदला वो, अब द्रव के भी हमारे पास क्या हुआ, अच्छा चलो द्रव में हमने बदल दिया। उसके बाद हमने ताप और कम करने के साथ साथ हम दाब को धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो हमने ये देखा कि 25 से धीरे धीरे जब थोड़ा ऊपर होना शुरू हुआ टेम्परेचर, तो थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ कुछ हो रहा है। लगभग 30 या 30 से ज्यादा होते होते तक में क्या हो गया, जो हमारा द्रव हीलियम था वो ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या सिर्फ टेम्परेचर में चेंज नहीं किया, टेम्परेचर के साथ प्रेशर को भी हम बढ़ाते गए, तब जाकर के हमारा जो लिक्विड हीलियम है वो ठोस में परिवर्तित हो गया, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ में भी हमें लगभग इसके आसपास, इस ग्राफ के लिए भी हमें एक ऐसा बिंदु मिला जहां पर इसकी वक्रता में परिवर्तन हुआ। तो इन बिंदु को हमने क्या कहा, ये बी बिंदु जो होता है, इस बी बिंदु को हम क्या कहते हैं, लैम्डा बिंदु। लैम्डा बिंदु आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन आएगा आपका लैम्डा बिंदु और लैम्डा रेखा से आप क्या समझते हैं। क्या करोगे आप, उसमें सिर्फ लिख के नहीं आना, पूरा आपको एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में हर एक चीज एक्सप्लेन करनी है, और फिर ये लैम्डा पॉइंट क्यों है ये आपको बताना है,
क्लियर है? कितने टेम्परेचर पर आता है ये आपको बताना है, इसके सापेक्ष दाब क्या होता है ये बताना है, सारी चीजें। ठीक है, तो इस बिंदु बी और बिंदु ई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया? लैम्डा रेखा। लैम्डा बिंदु को मिला रही है तो उस रेखा को क्या कहा? लैम्डा रेखा। क्लियर है? ये अब ये लैम्डा रेखा से पहले ये देखा भाई इस पूरे में, अब आप डी एफ से ऊपर की बात छोड़ दो और इससे एबीसी से नीचे की बात छोड़ दो, बीच में देखें तो बीच में इस पूरे टाइम में हीलियम क्या द्रव रूप में रहा है, लेकिन द्रव रूप में भी बीच में तो क्योंकि एक रेखा आ गई, तो इस रेखा से दाईं तरफ और इस रेखा से बाईं तरफ हमने देखा कि हीलियम कैसे दो प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। द्रव हीलियम भी दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, द्रव हीलियम फर्स्ट जो है वो बाकी अन्य द्रवों की तरह ही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि द्रव हीलियम हम पहले भी बता चुके हैं, कल मैंने आपको लिखवाया भी था कि द्रव हीलियम क्या होता है, देखने वगैरह में बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह होता है, पारदर्शी होता है, ना कोई गंध होती है ना कोई रंग होता है, कुछ नहीं, न्यूट्रल पानी की तरह होता है। ठीक है ना, तो वैसे ही द्रव हीलियम फर्स्ट जो है ये तो अन्य की तरह व्यवहार कर रहा था, मतलब सिर्फ दिखने में नहीं, इसके गुण भी अन्य द्रवों की भांति थे। लेकिन लिक्विड हीलियम सेकेंड, इसके गुण अन्य द्रवों से बहुत ज्यादा भिन्न थे। तो ये देखा कि यहाँ पे भी कि आप इस लैम्डा बिंदु से उधर का अगर आप ताप या दाब देखो तो उसके सापेक्ष द्रव हीलियम की प्रॉपर्टी अलग मिलती है। 2.19 केल्विन से 0 के बीच में अगर आप ताप और दाब लेके देखो तो इसका मान हमें कुछ अलग मिल रहा है। इन दोनों द्रव हीलियम में दो टाइप के हमें कैसे गुण प्रदर्शित होते हैं, इसी के आधार पर हीलियम को दो भागों में बांट दिया गया, द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर हो गया? इतना ग्राफ पूरा बना लिया, टॉपिक समझ में आ गया पूरा? ठीक है ना, तो अब आप थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में चाहो तो ये सारे पॉइंट लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ आपको इसमें कौन सी चीज क्या प्रदर्शित कर रही है। हाँ जी लिखिए, टॉप पॉइंट्स डाल डाल के लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो वक्र एबीसी, वक्र एबीसी, वक्र एबीसी हीलियम के क्वथनांक पर, हीलियम के क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। हीलियम के क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। क्वथनांक पर कर रहा है ना ये, जब वाष्प से किस में प्रदर्शित हो रहा है, ये द्रव में प्रदर्शित हो रहा है। तो एक जैसे द्रव उबलता है, पानी जब उबलता है उसके क्वथनांक तक पहुंचता है तभी तो उसके बाद तो वाष्प में जाता है। तो ये एक तरीके से एबीसी क्या, इसको हम संक्रमण रेखा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रावस्था में परिवर्तन हो रहा है। द्रव से अगर हम नीचे की तरफ आए तो द्रव से वाष्प में बदल रहा है या वाष्प से द्रव में बदल रहा है। ठीक है, तो ये किसके, हीलियम के क्वथनांक पर दाब और ताप का क्या प्रभाव है उसको प्रदर्शित कर रहा है, वक्र एबीसी। ठीक है, व्यक्त करता है। यह क्वथनांक वक्र, यह क्वथनांक वक्र, इस वक्र एबीसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक वक्र कह सकते हैं। ठीक है, तो यह क्वथनांक वक्र क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु सी, क्रांतिक बिंदु सी ब्रैकेट में लिख लेना, प्रेशर P बराबर, दाब P बराबर लिख लेना 2.26 तथा ताप T बराबर 5.2 केल्विन। ये जो हमारा क्रांतिक बिंदु है C, C के ब्रैकेट में लिख लेना, इसके सापेक्ष ताप और दाब का मान क्या है, तो P बराबर 2.26 एटमॉस्फेरिक एंड T बराबर क्या है 5.2 केल्विन। ये हमारा क्या है, क्रांतिक बिंदु। तो P बराबर 2.26 वायुमंडलीय दाब तथा T बराबर 5.2 केल्विन, ब्रैकेट बंद, से प्रारंभ होकर, से प्रारंभ होकर P बराबर 0, P बराबर 0 तथा T बराबर 0 की ओर अग्रसर होता है। देख रहे हो यहाँ पे, इसके बाद में कहाँ पे अग्रसर हो रही है, 0 की तरफ। यहाँ T का मान भी 0 आता जा रहा है और P का मान भी 0 आता जा रहा है। ठीक है, तो P बराबर 0 तथा T बराबर 0 की ओर अग्रसर होता है।
फुल स्टॉप। इस वक्र से नीचे, इस वक्र से नीचे हीलियम गैसीय अवस्था में, हीलियम गैसीय अवस्था में तथा ऊपर द्रव अवस्था में रहती है, ऊपर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, तो इस वक्र से नीचे किसमें गैसीय अवस्था में हीलियम, जबकि इससे ऊपर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, इसी में फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसी प्रवस्था आरेख में, इसी प्रवस्था आरेख किसको बोलते हैं, इस ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं ना आरेख, तो इसी प्रवस्था आरेख में स्थित दूसरा वक्र, इसी प्रवस्था आरेख में स्थित दूसरा वक्र कौन सा, DEF, DEF हीलियम के हिमांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है, हीलियम के हिमांक पर। ठीक है, हिमांक हम किसे कहते हैं कि वह बिंदु जिस पर द्रव किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जम जाता है। हिम मतलब बर्फ, बर्फ में एक तरह से परिवर्तित हो जाता है जब द्रव, उस बिंदु को क्या कहते हैं, हिमांक। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि भाई हिमांक बिंदु ऑब्वियसली बात है इसी वक्र पे स्थित होगा, क्योंकि इससे ऊपर ही ठोस में परिवर्तित हो चुका है। तो उस हिमांक बिंदु के सापेक्ष दाब का क्या प्रभाव होगा वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसी प्रावस्था आरेख में स्थित दूसरा वक्र DEF हीलियम के हिमांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। फुल स्टॉप। इस ठोस द्रव प्रावस्था रेखा, इस ठोस द्रव प्रावस्था रेखा, ये रेखा हमारी कौन सी है, ठोस द्रव प्रावस्था रेखा। इस ठोस द्रव प्रावस्था रेखा से ज्ञात होता है कि एक नियत वायुमंडलीय दाब से, कि एक नियत वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाकर ही हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड, उपरोक्त वक्र से, उपरोक्त इस ग्राफ के द्वारा, या लिखो उपरोक्त आरेख से, उपरोक्त आरेख से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि किसी भी ताप पर, कि किसी भी ताप पर हीलियम की तीनों अवस्थाएं, हीलियम की तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में नहीं पाई जाती हैं, साम्यावस्था में नहीं पाई जाती है। अर्थात द्रव हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता है, अर्थात द्रव हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता है। क्लियर है? आपको कहीं दिख रहा है इसमें कोई ट्रिपल पॉइंट? पानी के लिए तो क्या था, एक बिंदु ऐसा आया था जहां पर तीनों अवस्थाएं कुछ टाइम के लिए ही हो लेकिन मिल रही थी एक निश्चित दिशा में। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से था। तो वहां पे क्या था कि मतलब एक निश्चित दिशा में मिल रही थी तीनों, उसको हमने त्रिक बिंदु कहा था। लेकिन यहाँ तो मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डालिए। थर्ड, वक्र ABC पर, वक्र ABC पर एक बिंदु B, एक बिंदु B, ये हमारा
0.05 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और T बराबर कितना है 2.19 केल्विन। लिख लेना बिंदु बी ब्रैकेट में P बराबर कितना है 0.05 केल्विन सॉरी एटमॉस्फेयर और T बराबर 2.19 केल्विन। ब्रैकेट बंद होता है वक्र ABC पर एक बिंदु A जहां ताप और दाब का मान ये है होता है जहां वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है, जहां वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है, फुल स्टॉप। इस बिंदु को क्या कहते हैं लैम्डा बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को लैम्डा बिंदु कहते हैं, ठीक है। लैम्डा बिंदु समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट डालो। फोर्थ, वक्र DEF पर भी एक बिंदु E जहां E के ब्रैकेट में लिख लेना ये इस E बिंदु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दाब का मान कितना है P बराबर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके सापेक्ष T बराबर कितना है लगभग देखो ये मान कहाँ 2.19 से नीचे आ रहा है ना, लगभग इस जगह पे आएगा ये मान। तो T बराबर लगभग होता है 1.75 केल्विन, 1.75 केल्विन। लिखो वक्र DEF पर भी स्थित एक बिंदु E ब्रैकेट में P बराबर इतना और T बराबर इतना है होता है, ब्रैकेट बंद करके लिखना होता है जहां वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है, जहां वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, फुल स्टॉप। बिंदु E तथा बिंदु B को मिलाने वाली रेखा को, बिंदु E तथा बिंदु B को मिलाने वाली रेखा लैम्डा रेखा कहलाती है, लैम्डा रेखा कहलाती है। लैम्डा रेखा कहलाती है। लैम्डा रेखा कहलाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखो। फिफ्थ, लैम्डा रेखा के दोनों ओर, लैम्डा रेखा के दोनों ओर हीलियम द्रव अवस्था में होता है। लैम्डा रेखा के दोनों ओर हीलियम द्रव अवस्था में होता है, परंतु रेखा के दाहिने ओर का हीलियम द्रव, रेखा के दाहिने ओर का ये राइट साइड का जो है रेखा के दाहिने ओर का हीलियम द्रव अन्य द्रवों की भांति सामान्य व्यवहार करता है, अन्य द्रवों की भांति सामान्य व्यवहार करता है। इसे द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं, इसे द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं, फुल स्टॉप। रेखा के बाईं ओर का हीलियम द्रव, रेखा के बाईं ओर का हीलियम द्रव असामान्य व्यवहार करता है, असामान्य व्यवहार करता है। इसे द्रव हीलियम सेकेंड कहते हैं, इसे द्रव हीलियम सेकेंड कहते हैं, फुल स्टॉप। इस लैम्डा रेखा को, इस
लैम्डा रेखा को प्रावस्था संक्रमण रेखा भी कहा जाता है। प्रावस्था संक्रमण रेखा भी कहा जाता है। प्रावस्था संक्रमण रेखा भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पांचों पॉइंट से क्लियर हो गया। ग्राफ आपको बिल्कुल अभी समझा दिया है। बाद में अगर भूल भी जाओगे तो भी एटलीस्ट ये पांचों आप लोग पॉइंट्स पढ़ लोगे, वहां से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आ जाए ग्राफ एक्सप्लेन करना, ग्राफ पूरा बनाना, सारे पॉइंट लिख करके आना। सिर्फ अगर पूछ लिया आपसे कि लेम्डा पॉइंट और लेम्डा रेखा किसे कहते हैं, तो भी ऑलमोस्ट सेम यही पूरा आ जाएगा आपका डायग्राम। और ये पॉइंट्स लिख देना, तब सारे पॉइंट नहीं लिख करके सिर्फ लेम्डा पॉइंट, लेम्डा रेखा, ये सब थोड़ा लिख देना। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इस लिक्विड हीलियम सेकेंड ने क्या किया कि इसका हमें नाम अलग रखना पड़ा। भाई फर्स्ट को तो पढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि इसका तो कैसा सामान्य व्यवहार हमने बताया बाकी द्रवों की तरह ही। इसमें क्या ऐसा स्पेशल था कि द्रव हीलियम को दो भागों में हमें विभाजित करना पड़ा। देखते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ आपको थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगी मैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ समझने की है, ज्यादा नहीं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, पूरा ग्राफ समझो टॉपिक के साथ, और अर्ली आपको ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, जो भी मैं बोलूँ तब, ऐसे नहीं अभी से शुरू हो जाओ, पहले समझना ग्राफ क्या है। उसके बाद क्योंकि इस पे अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि हीलियम सेकेंड में क्या डिफरेंट है, तो उस पर आपका पर्टिकुलर सिर्फ उसी पे कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, हाँ आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसलिए ग्राफ सारे बनाना, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है या आपको कोई ऐसा लगता है कुछ नहीं आ रहा, तो हम तो द्रव हीलियम सेकेंड को ही थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, तो भी आप उसमें एटलीस्ट ग्राफ बना दो और उनके बारे में एक दो लाइन लिख दो कि भाई ये ग्राफ इन दोनों के बीच में है, इसमें यहाँ पे यहाँ तक तो मान बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कम हो रहा है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। ठीक है ना, उसमें कुछ ज्यादा बहुत थ्योरी कुछ है भी नहीं, बस वही ग्राफ है, ग्राफ एक्सप्लेन करना है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम कि द्रव हीलियम सेकेंड है, इसकी ऐसी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज थी कि जिसकी वजह से बाकी द्रवों से भिन्न पाया गया ये। ठीक है ना, तो वो साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तरह से उसकी स्टडी की, अलग अलग, किसी ने उसके घनत्व देखा, किसी ने विशिष्ट ऊष्मा देखा, किसी ने उसकी शांता देखी, किसी ने कोई और चीज देखी, इस तरीके से कर करके ही देखा कि हाँ यार कि ये सारे के सारे गुण ही बाकी द्रव्यों से अलग प्रदर्शित कर रहा है कुछ। और किस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारे पास 2.19 केल्विन आया था लैम्डा पॉइंट, जहां पर वक्र की वक्रता में परिवर्तन हुआ था, तो ये देखा कि शुरू से हम ठंडा कर रहे हैं उसको क्रांतिक ताप से, ठीक है ठंडा हो रहा है, जैसे ही उस पॉइंट पर आता है 2.19 केल्विन पर, उसको पता नहीं क्या हो जाता है, ग्राफ में बिल्कुल अचानक से कुछ वेरिएशन प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, अचानक से कुछ पे वेरिएशन आ जाता है ग्राफ में, तो ये देखा कि हाँ इसका मतलब वो ताप कुछ ना कुछ उसके लिए डिफरेंट है, उस पर वो प्रॉपर्टी अपनी को चेंज करता है, और उसकी वजह से द्रव हीलियम बाकी द्रवों से भी भिन्न हो जाता है। इसलिए उसको हमने द्रव हीलियम सेकेंड, पहले को फर्स्ट नाम दे दिया कि भाई आधा तो बाकी द्रव की तरह इसको फर्स्ट बोल दो, और आधा जो अलग है उसको सेकेंड बोल दो। क्लियर है। तो अब हम वही सारे गुण देख रहे हैं कि किस गुण के लिए क्या परिवर्तन आया, क्या तो ग्राफ मिला था, उससे क्या स्टडी हुई, ये सब। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहली चीज हम देखते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व, ठीक है, कि किसी पदार्थ का घनत्व कितना होगा जब इसके बारे में स्टडी की गई। ठीक है ना, तो एक साइंटिस्ट थे कैमरलिन ऑनस, ये सब नाम आपको याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गलत में क्लिक करके आना है कि आप इसकी जगह लिख दो कि आइंस्टीन, नाम ध्यान है तो आप लिख दो कि आइंस्टीन ने ये बोला था, वहां फिर गलत हो जाओगे, क्योंकि आइंस्टीन ने तो ये नहीं बोला था। ठीक है ना, नाम याद नहीं हो कोई बात नहीं, मत लिखो, लाइन कहीं और से शुरू कर दो कि हाँ हमने ऐसा देखा, या हम जानते हैं, या हमें ऐसा पता है, कुछ भी ऐसे नहीं कि इसकी जगह आप लिख करके आ जाओ कि आइंस्टीन ने ऐसा बताया, क्वांटम ने ऐसा बताया, या हाइजेनबर्ग ने ऐसा कहा। ठीक है, तो कैमरलिन ऑनस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने द्रव हीलियम का ही इन्होंने क्या किया, शीतलन किया। इन्होंने भी वही शीतलन का काम किया द्रव हीलियम का। इन्होंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखूं क्या प्रॉब्लम आ रही है
कि भाई ये हीलियम बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है कि सब लोग कह रहे हैं कि ठंडा नहीं हो पा रहा, ठंडा नहीं हो पा रहा। तो इन्होंने भी करके देखा, इन्होंने भी सेम चीज देखा। क्या इन्होंने किस पे स्टडी की? घनत्व को लेकर के स्टडी की। भाई अपना अपना इंटरेस्ट है, कोई किसी चीज पे स्टडी करना चाहता है, कोई किसी पे। इन्होंने घनत्व पे देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि जब हमने ठंडा किया तो सेम चीज, वो ठंडा हुआ 4.2 के समथिंग आ करके किसमें, वो लिक्विड में कन्वर्ट भी हो गया। क्रांतिक ताप 5.2 से कम आया, 4.2 पे लिक्विड में कन्वर्ट भी हो गया, फिर ठंडा होता रहा वो। जैसे ही वो 2.19 केल्विन टेम्परेचर आया, अचानक से क्या हुआ, उसने कुछ ना कुछ ग्राफ में वेरिएशन बता दिया। ठीक है, उसके ग्राफ में अपने आप ही कुछ परिवर्तन आ गया। तो उसके बेस पे फिर कैमरलिंग-ओनस ने भी बोला कि हाँ बात तो सही है कि बाकी तत्वों से कुछ ना कुछ डिफरेंट तो ये है। क्लियर है? तो अब इसने वो ग्राफ कैसा देखा कि देखो, इसने जब लगभग यहाँ पे इसने ले लिया घनत्व और यहाँ पे ताप, फिर टेम्परेचर के साथ ही तो वेरिएशन देख रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब लगभग इसका क्रांतिक ताप था मान लो 5.2 केल्विन है, तो इन्होंने क्रांतिक ताप से उसको कम करना शुरू किया। ठीक है, तो घनत्व के सापेक्ष ग्राफ कुछ कैसा मिला, इस तरीके से। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, घनत्व का मान कैसे कुछ बढ़ता जा रहा था। क्लियर है? जैसे जैसे टेम्परेचर हम कहाँ जीरो की तरफ लेकर के आ रहे हैं टेम्परेचर, क्योंकि हमें तो शीतलन करना था। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम कम करते जा रहे थे, घनत्व कैसा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब कम करते करते हम कहाँ आ गए, उसी 2.19 केल्विन पर आ गए। इस टेम्परेचर पर आते ही क्या हुआ, अचानक से इसके घनत्व में कमी आ गई और ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिल गया। कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल गया। तो फिर ये वेरिएशन भी ग्राफ में किस पे आया, इसी 2.19 केल्विन पर ग्राफ में कुछ न कुछ वेरिएशन आया। इसके सापेक्ष जो घनत्व मिला वो लगभग 0.14 समथिंग था कुछ घनत्व का मान। ठीक है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लो। ठीक है ना, घनत्व क्या होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, डी बराबर कितना, द्रव्यमान बटे आयतन ही तो होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आप द्रव्यमान ग्राम में ले रहे हो तो आयतन आप किस में, सेंटीमीटर क्यूब में ले लो। कुछ भी आप ले लो, चाहे किलो में ले रहे हो तो इसको मीटर क्यूब में ले लो, जैसे भी ये घनत्व। ठीक है ना, तो लगभग इसके सापेक्ष घनत्व का मान तो था ये, लेकिन मेन परिवर्तन क्या आया, सेम इसी में, किसका, हीलियम के लिए है ये वक्र, किसी और के लिए नहीं है। हीलियम का वक्र, हीलियम का जब ताप धीरे धीरे कम किया गया तो ताप के सापेक्ष क्या गुण में परिवर्तन आए, तो कैमरलिंग-ओनस ने किस में परिवर्तन देखा, घनत्व में। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैं देखो ठंडा कर रहा था हीलियम को और मैं उसमें घनत्व की स्टडी कर रहा था। तो मैंने क्या देखा कि जैसे मैं ठंडा करता गया, लगभग 4.2 तक आके वो लिक्विड में कन्वर्ट भी हुआ, सब ठीक चल रहा था और उसके सापेक्ष घनत्व का मान धीरे धीरे इंक्रीजिंग बढ़ता ही जा रहा था। तो कैमरलिंग-ओनस ने पहले क्या सोचा होगा कि हाँ इसका मतलब मान बढ़ता जाएगा, लेकिन देखा जैसे ही 2.19 केल्विन आया कुछ वेरिएशन हुआ और मान अचानक से कम हो गया और उसके बाद वो कम की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये आपका किस के लिए परिवर्तन आया, घनत्व के लिए। आप चाहो तो इसको बना लो, फर्स्ट पॉइंट आप घनत्व लिख लो और बस ये ग्राफ बना लो। आप छोटे छोटे बना लो, ज्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, किधर बनाना, नेक्स्ट इधर बनाना, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर बनाना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो। अब इस ग्राफ को बताओ, अब आप बोलोगे इसमें थ्योरी, तो इसमें तो थ्योरी लिखवाने जैसा कुछ भी नहीं है ना। आपको एग्जाम में भी आ जाए, पहली बात तो ऐसी चीजें आती नहीं है, बस ठीक है आपको समझने के लिए है कि हाँ उसके वो गुण कौन कौन से थे। अगर आ जाए द्रव हीलियम सेकेंड के विशिष्ट गुण कौन से हैं तो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है ना भाई, मान लो कभी अगर आ भी जाए क्वेश्चन तो यही आएगा। तो उसमें आपको जैसे घनत्व के साथ में ये इसका ग्राफ बना दो, एग्जामिनर तो बस ग्राफ देखेगा, ग्राफ आपका सही है तो मतलब ठीक है। अब इसके साथ में लैंग्वेज क्या लिखनी है,
बस ये कि हाँ वैज्ञानिक ने उसके लिए ताप के साथ में घनत्व का परिवर्तन देखा कि शुरुआत में जैसे जैसे हम क्रांतिक ताप से कम ताप तक आने लग गए तो ग्राफ धीरे धीरे क्या घनत्व में वृद्धि हो रही थी। 2.19 केल्विन पर घनत्व क्या आपका अधिकतम। ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपका घनत्व का मतलब मैक्सिमम मान कब आया कि पीक हमारी कितने पर आई जब घनत्व 0.14 था। किस पे आया ताप इसके सापेक्ष 2.19 केल्विन था। ठीक है और इसके बाद में धीरे धीरे मान कम होने लग गया। बस यही इसकी थ्योरी है। क्लियर। तो इसमें लिखाने जैसा कुछ भी है नहीं। ग्राफ नोट कर लो आप लोग बस। ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी तो देखा इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई। ठीक है अब दूसरा देखो मान लो एक ने करके देखा विशिष्ट ऊष्मा पर। विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता हम जिसे कहते हैं। ठीक है ना विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा के लिए परिवर्तन क्या देखा। इन्होंने भी सेम काम क्या कर रहे थे ये शीतलन कर रहे थे। अब शीतलन के साथ में ये किस पर कर रहे थे स्टडी अपनी विशिष्ट ऊष्मा कि भाई हम जैसे जैसे ताप कम कर रहे हैं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके शीतलन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना सॉरी शीतलन में क्या सॉरी शीतलन के साथ साथ इसके मोलर विशिष्ट ऊष्मा ले लो या फिर ऊष्माधारिता हम कह सकते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इन्हें ग्राफ कैसा मिला। इन्होंने देखो जैसे एक विशिष्ट ऊष्मा ले ली इसके सापेक्ष ताप ले लिया इन्होंने। विशिष्ट ऊष्मा सी ले ली। अभी हमें पता नहीं है कि आयतन कांस्टेंट है या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या देखा शीतलन किया तो शीतलन इन्होंने किया कि लगभग 4 केल्विन के आसपास 4.2 केल्विन पर जाकर के क्या द्रव हीलियम में तो कन्वर्ट हो गया था। 5.2 से ठंडा कर रहे थे इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने जैसे विशिष्ट ऊष्मा देखी ताप कम करने के साथ साथ तो इन्होंने देखा कि शुरुआत में तो ऊष्मा में कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब कि ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ मिल रहा था इन्हें इस टाइप का स्लो स्लो स्लो। तो इनको लगा विशिष्ट ऊष्मा भी ठीक है ताप के साथ मतलब कम भी हो रही तो हल्की सी इतना भी वेरिएशन नहीं था बिल्कुल मतलब ऐसे माइनर सा। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है इसका मतलब हल्की हल्की कम होती जा रही है। लेकिन फिर वो टेम्परेचर कौन सा आ गया 2.19 केल्विन। इस टेम्परेचर पर आते ही विशिष्ट ऊष्मा के मान में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। मतलब अचानक से इतने कम से मान बिल्कुल पीक पर पहुंच गया। कैसे कि यहाँ आते इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया और इसके जैसे ही इससे कम किया तो ग्राफ बिल्कुल नीचे आता हुआ बिल्कुल ही कम तक आ गया। इस तरीके से लगभग 1 के आसपास जाकर के बिल्कुल इसमें टच होने जैसी कंडीशन हो गई। तो ये पीक किस पे मिला हमें बिल्कुल फिक्स 2.19 केल्विन पर। ठीक है बिल्कुल फिक्स 2.19 केल्विन के सापेक्ष सीवी में जो परिवर्तन हुआ विशिष्ट ऊष्मा में ये परिवर्तन कैसा था बहुत ही विशिष्ट था। कितना यूनिक सा है देख सकते हो आप लोग खुद भी। ठीक है ना कि बिल्कुल इससे कम तक ठीक है नॉर्मली थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा था इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा था इसका मान। ठीक है ना इतना भी कुछ पीक नहीं आया मतलब बिल्कुल ऐसे हल्का सा बढ़ता हुआ। लेकिन जैसे इसके पास आए थोड़ा सा पीक लिया और 2.19 पे तो अचानक बिल्कुल शार्प पीक ले ली इसने। ठीक है और बिल्कुल यहाँ और इन्होंने ये देखा कि इसका मतलब ये वही मान है 2.19 केल्विन कि इसे इधर क्या हो गया द्रव हीलियम सेकेंड और इधर द्रव हीलियम फर्स्ट। कि यहाँ तक में जो इसका जो बिहेवियर था वो कैसा था नॉर्मल हीलियम जैसा था सॉरी नॉर्मल द्रव जैसा था। बाकी जो अन्य द्रव होते हैं इसका मतलब अन्य द्रव भी जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं तो उसके सापेक्ष उनकी विशिष्ट ऊष्मा में कमी भी कुछ ऐसी होती है कि धीरे धीरे होती है बस हल्का सा फर्क पड़ता है। ठीक है इसलिए यहाँ तो द्रव हीलियम फर्स्ट था क्यों वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था अन्य द्रवों की तरह। लेकिन यहाँ ये जो पूरा इसका बिहेवियर रहा वो कैसा बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेवियर। इसलिए इन्होंने भी इसको किस में नाम दे दिया कि हाँ ये पार्ट अलग तो है द्रव हीलियम सेकेंड नाम दे दो इसको। ठीक है तो कुछ इस तरीके से ये इनका था। अब ये जो यहाँ पे इस ग्राफ का जो इनको सिंबल मिला ये कुछ उस लैम्डा की तरह था ये जो हम लैम्डा बनाते हैं। ठीक है ना कुछ इस तरीके से हम लैम्डा बनाते हैं
तो कुछ इस लैम्डा की तरह मिला, इसीलिए इस बिंदु को क्या कहा गया, इस ग्राफ की वजह से ही इस बिंदु को क्या कहा गया था, लैम्डा बिंदु। ठीक है ना। तो ये ग्राफ बना लो, नीचे लिख लेना कि चूंकि विशिष्ट ऊष्मा के ताप के सापेक्ष विशिष्ट ऊष्मा के वक्र का जो क्या बोलते हैं, वक्र की आकृति कुछ लैम्डा जैसी थी। वक्र की आकृति कैसे मिली, लिख लेना, ग्रीक भाषा का शब्द होता है ये लैम्डा। ग्रीक एक भाषा होती है, ग्रीक भाषा का शब्द लैम्डा जैसी थी। ठीक है ना। पहले ग्राफ बनाओ और उसके बाद में आप लिख लेना कि उपयुक्त वक्र से स्पष्ट है कि ताप के सापेक्ष विशिष्ट ऊष्मा के वक्र की आकृति ग्रीक भाषा के शब्द लैम्डा के समान थी, लैम्डा के समान थी। इसी कारण इस बिंदु को 2.19 केल्विन बिंदु को क्या कहा गया, लैम्डा बिंदु के नाम से जाना गया। नोट कर लो। पॉइंट्स ऐसे डाल लिया करो कि ये 2 होगा, 2.19 है तो ये लगभग 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये लगभग 4 रहा होगा। ठीक है ना। और ये भी आप बिल्कुल सही से बना लेना ग्राफ अगर एकदम क्लियरली, इस पे तो बन नहीं पा रहा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको, मतलब कुछ बस यही सब गुण थे, ये गुण इसके अलग अलग आ रहे थे ना, इसीलिए ये देखा गया कि हीलियम का कुछ भाग जो है वो कुछ अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित कर रहा है। एक निश्चित ताप से कम ताप तक आने पर, पहले तक तो नॉर्मल है लेकिन ये निश्चित ताप क्या था, 2.19 केल्विन। ठीक है ना। और इसलिए इसका नाम कुछ अलग नाम दे दिया गया लैम्डा। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ का शेप लैम्डा जैसा मिला, तो ठीक है, कहा गया कि इसको लैम्डा बिंदु के नाम से हम जानेंगे कि इससे कम टेम्परेचर होते ही हीलियम का बिहेवियर कुछ डिफरेंट, इसलिए दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया, द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकेंड। क्लियर है। तो ये इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी विशिष्ट ऊष्मा। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी देखो, तीसरी है श्यानता। श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता का नाम सुना है कभी आप लोगों ने, 11th में आता है वैसे, विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता किसे कहते हैं, देखो जैसे कोई द्रव हम देखते हैं, कोई द्रव बिल्कुल पतला होता है लिक्विड, कोई द्रव गाढ़ा हो जाता है। ठीक है ना। जैसे पानी होता है, जैसे शहद होता है, शहद कैसा बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है ना। पानी होता है वो बिल्कुल लिक्विड फ्लो हो जाता है, या पहले पानी नॉर्मल होता है, फ्लो होता है। पानी की आप जैसे चाशनी बना लो, उसमें चीनी डाल देते हैं, खूब ज्यादा चीनी डाल के हमने उसको उबाल दिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कैसा बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाता है। ठीक है ना। बिल्कुल वो बहुत मुश्किल से बहता है, जिसको बहुत थिक हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो शांता क्या हुआ, एक तरीके से पहले तक पानी क्या कर रहा था, इजीली फ्लो कर रहा था। ठीक है ना। जिनको पता है शांता क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी देख लो। देखो पहले पानी जैसे क्या था, नॉर्मली फ्लो करता है, पानी एक जगह गिरता है, कहीं से बह के कहीं चला जाता है। ठीक है ना। अब आपने जैसे ही उसमें चीनी मिक्स कर दी, कुछ भी आपने चीनी की जगह कोई और भी ऐसी चीज होती है जो थिक बनाती हो, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमने उसमें चीनी मिक्स कर दी, एक लेवल तक तो उसको वो झेल गया, कोई बात नहीं, फिर लेवल हुआ, थोड़ा सा उस पर फर्क पड़ा, थोड़ा फर्क पड़ा, हमने बहुत ज्यादा चीनी मिला दी उसमें, तो क्या होता है लास्ट में बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। और उसको अगर आप एक जगह डाल भी दो तो हो सकता है वो वहीं पे रहे, अगर थोड़ा बहुत फैलेगा भी तो भी कैसे बड़ी मुश्किल से धीरे 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 करके स्लो करेगा वो। ठीक है ना। अब तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा कि उसके बहाव के गुण पर फर्क पड़ा, द्रव के बहाव के गुण पर फर्क पड़ा कि अब वो बह नहीं पा रहा है। ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ द्रव का जो प्रतिरोध था,
द्रव पे आपको पता है प्रतिरोध, हर वस्तु पर प्रतिरोध लगता है कि नहीं? आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ना प्रतिरोध, आर ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ा। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या था? जैसे अगर हम करंट की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हम प्रतिरोध किसे कहते हैं कि जब करंट होती है वो डायरेक्टली फ्लो नहीं करेगी, अगर वो डायरेक्ट फ्लो करेगी तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है ना? इसीलिए जरूरी होता है एक तरीके से तो, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होती है? एक प्रकार की बाधा होती है, उस बाधा के कारण ही करंट कैसा बिल्कुल आराम आराम से रुक रुक करके फ्लो होता है, या जितना ज्यादा हैवी अमाउंट करंट का आना चाहिए उतना अमाउंट नहीं आता, ठीक है ना? एक रुक रुक करके या प्रतिरोध कुछ उसके बहाव को कम कर देता है। तो वैसे ही प्रतिरोध हर चीज में जरूरी होती है। जैसे गाड़ी चलती है रोड पर तो क्या घर्षण लगता है, उस पर फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन जरूरी होता है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या हो? गाड़ी तो आपकी डायरेक्टली स्लिप हो जाएगी, स्लिप होगी ना। अभी मान लो सड़क बिल्कुल चिकनी हो जाए, बिल्कुल टाइल्स से भी ज्यादा चिकनी हो जाए, कुछ भी घर्षण रहे ही नहीं, तो जीरो। तो वो सब एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध जो किसी भी प्रकार की गति को रोकने का काम करता है, लेकिन रोकना कितना? एक हद तक रोकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से लाइट आई ही नहीं, अदरवाइज तो लाइट चलेगी ही नहीं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन उसका एक जो बहुत ज्यादा प्रवाह होता करंट का, विद्युत धारा का, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता, तो वो कंडीशन होने से रोकता है। तो प्रतिरोध एक तरीके से जरूरी होता है, लेकिन हाँ फिर भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, उसको कम करने के कुछ ना कुछ तरीके किए जाते हैं, ठीक है? खैर, ये मैं प्रतिरोध बता रही थी। तो प्रतिरोध ऐसे ही हर वस्तु पर लगता है। हम चल भी पाते हैं, चलते क्यों हैं? क्योंकि हवा का घर्षण लगता है हम पर, वायु का घर्षण होता है, इसी के कारण हम स्थिर रह पाते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से तो ऐसे ही द्रव का प्रवाह है, इस पर भी क्या होता है? प्रतिरोध लगता है, ठीक है? जब ये प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रतिरोध जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि द्रव के प्रवाह में कमी आ जाती है, ठीक है ना? तो एक तरीके से द्रव के प्रतिरोध का बहुत ज्यादा बढ़ना, यही क्या होता है? श्यानता होती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो द्रव के प्रवाह में कमी, इसे क्या बोला जाता है? श्यानता या विस्कोसिटी कहा जाता है। द्रव का गाढ़ापन, द्रव का गाढ़ापन आप कह सकते हो। शांता, कोई पूछे शांता क्या है? कि द्रव का गाढ़ापन, कोई द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा है हम कह सकते हैं कि उसकी शांता उतनी अधिक है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा गाढ़ा हुआ उसका प्रतिरोध भी एक तरह से उतना ज्यादा बढ़ गया, अब वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, उसके प्रवाह में कमी आ जाएगी। तो हम एक तरह से क्या कहते हैं कि द्रव के प्रवाह को रोकने की क्षमता, द्रव के प्रवाह को रोकने की क्षमता क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है, ठीक है? या द्रव के प्रतिरोध करने की क्षमता, द्रव के प्रतिरोध करने की क्षमता, ठीक है? तो विस्कोसिटी आपको समझ में आया कि क्या होता है विस्कोसिटी? कि द्रव का प्रतिरोध करने की क्षमता अगर बढ़ जाए, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी शांता का मान बढ़ गया। या दूसरे इजी लैंग्वेज में हम कहें कि द्रव का गाढ़ापन, कि द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा हम कह सकते हैं उसकी शांता उतनी अधिक है। जैसे कि शहद होता है, शहद की शांता ज्यादा होती है, जबकि पानी की शांता बिल्कुल कम होती है, लगभग नगण्य के बराबर, तभी इजीली फ्लो कर पाता है, ठीक है ना? अब जैसे 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 आप किसी चीज को जब जमाते हो, ठीक है ना, अब ये शांता आपको समझ में आ गई। अब आप एक बात बताओ कि जैसे अगर हम किसी चीज को जमाना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल क्या लिया? पानी का, और उसमें चीनी मिलाने का। तो जब तक पानी था इजीली फ्लो कर रहा था, जैसे ही हमने उसमें चीनी मिलाया क्या हुआ? कि उसका जो गाढ़ापन था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, उसका प्रवाह कम तो होता जाएगा, ठीक है ना? उसकी शांता बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे वो जमता जाएगा उसकी शांता का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है? और उसका प्रवाह कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब जैसे अगर हम किसी चीज को जमाते भी हैं तो कई चीजें आप देखते हो, जैसे पानी होता है धीरे धीरे जमते जमते ठंडा होकर के फिर कैसा बर्फ बन जाता है। तो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे पानी, ठीक है, पानी हम ये तो नहीं बोल सकते कि ऐसा बहुत गाढ़ा हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कई बार जैसे हम फ्रिज में जिसको रखते हैं तो आप कुछ टाइम बाद देखो तो बहुत थिक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जमी सी, मतलब ठीक जैसे कुछ आप अगर कुछ इजी कुछ मान लो कोई दाल सब्जी भी कई बार अगर बहुत टाइम तक आप रखते हो गाढ़ी,
तो आप देखते हो कि 2-3 दिन बाद अगर आप उसको देखो तो वो कैसे बिल्कुल उस कटोरे का शेप ले लेती है, मतलब गाढ़ी। बाद में आप उसको गर्म करो वो वापस मेल्ट हो जाती है, लेकिन हो जाती है गाढ़ी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम उस पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं उसका ताप बढ़ा रहे हैं, तो उसका गाढ़ापन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। सॉरी, बढ़ा क्या रहे हैं टेम्परेचर, मतलब हम जैसे जैसे उसका कम करते जा रहे हैं। फिर फ्रिज में तो हम उसको ठंडा करते हैं, मतलब हम टेम्परेचर उसका शीतलन ही तो करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम उसका शीतलन करते हैं तो उसका गाढ़ापन क्या होता है, बढ़ता जाता है, मतलब उसकी शांता एक तरीके से बढ़नी चाहिए। क्लियर है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने किसी द्रव को फ्रिज में रखा, मैं उसका शीतलन कर रही हूँ, ठीक है। हम यदि उस द्रव का शीतलन कर रहे हैं, उसके लिए हमने उसको फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में वो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा उसका टेम्परेचर तो वैसे वैसे डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो उसका गाढ़ापन कैसे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, उसकी शांता बढ़नी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे क्या चक्कर पड़ जाएगा, लिक्विड हीलियम का। लिक्विड हीलियम कुछ डिफरेंट करेगा, वो क्या करेगा, वो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो गाढ़ा होने की जगह और ज्यादा क्या होता जाएगा, और ज्यादा पतला हो जाएगा, अति तरल और ज्यादा पतला हो जाएगा वो। तो द्रव हीलियम का ये जो गुण होता है, ये होता है इसका सबसे स्पेशल गुण। अभी जो आपने दो पढ़े उन दोनों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शांता का गुण, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि बाकी में तो ठीक है, ग्राफ में भाई चेंज है वो भी, लेकिन एक ग्राफ में अचानक से चेंज आना वो ठीक, तो चलो ठीक है, होता है कई चीजों में। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये साइंटिफिकली कितना ज्यादा अपोजिट है, कि टेम्परेचर कम होने के साथ साथ जबकि उसको ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए कि वो धीरे धीरे उसका फ्लो कम हो पाए, लेकिन उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर कम होने के साथ वो तो और ज्यादा पतला होता जाता है और ज्यादा अच्छे से बह जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही अभिलाषणिक, बहुत विशिष्ट गुण होता है। इस गुण को ही क्या कहा जाता है, अति तरलता। अति तरलता या सुपर फ्लूइड, जो कल मैंने आपको बताया था सुपर फ्लूइड। अति तरल नाम से क्लियर है ना, तरल से भी ज्यादा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है और ज्यादा तरल होता जाता है वो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुपर फ्लूइड। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव अति तरलता के गुण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, या कौन सा द्रव अति तरलता के गुण को प्रदर्शित करता है तथा क्यों, एक्सप्लेन करो। तो आप आंसर क्या दोगे, हीलियम। तो अभी तक तो हमने हीलियम पढ़ा है, लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम अति तरलता के गुण को प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, आप इसकी विस्कोसिटी के साथ में इसका ग्राफ बना के बताओ टेम्परेचर का, कि देखो यहाँ तक कम आते आते इसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, उसका गाढ़ापन बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और पहले तो धीरे धीरे कम होता है, वो जो 2.19 केल्विन ताप था वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस पर आते विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका एक विशिष्ट गुण और होता है। तो अब देखते हैं वो ग्राफ क्या है। यहाँ हमने ले लिया शांता। शांता का चिन्ह क्या होता है, ईटा। ईटा से प्रदर्शित करते हैं शांता को। और इधर हमने क्या ले लिया, ताप। क्लियर है। अब ताप के सापेक्ष शांता, तो अभी हमने क्या बताया कि जैसे जैसे हम ताप कम करेंगे शांता का मान भी क्या होना चाहिए, वैसे बढ़ना चाहिए, लेकिन लिक्विड हीलियम में उल्टा होगा, शांता का मान क्या होगा, वैसे वैसे कम होता जाएगा, और 2.19 केल्विन के पास आते ही तो हद हो जाएगी, मतलब वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ हम ये मूल बिंदु है, मान लिया हमने ये 1 2, तो वो 2.19 हमारा लगभग यहाँ पड़ेगा, 2.19 केल्विन, यही तो हमारा स्पेशल पॉइंट है, लैम्डा पॉइंट, यहीं आकर के सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। 3 और ये 4 से लगभग ऊपर होगा हमारा 4.2 केल्विन, जहाँ पर किस में, ये लिक्विड हीलियम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो 2.19 है, इससे पहले भी शांता कोई बढ़ तो नहीं रही थी भाई, ताप कम होने के साथ साथ हमने क्या कहा, द्रव का गाढ़ापन धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे हम उसको ठंडा करते जा रहे हैं द्रव ठोस में बदलता है, मतलब क्या हुआ एक तरीके से भाई उसकी शांता जो होती है उसका बहाव तो बिल्कुल खत्म होता जाता है, मतलब उसकी शांता क्या होती है और ज्यादा बढ़ती जाती है, भाई द्रव के प्रवाह को रोकना ही शांता होता है। तो जैसे जैसे हम उसको जमाते हैं उसका प्रवाह रुकता ही तो है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी शांता क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन द्रव हीलियम ऐसा नहीं करता,
ये क्या करता है, जैसे जैसे जमता है उल्टा इसकी शांता और कम करती जाता है ये, मतलब कि वैसे वैसे उसमें बहने का प्रवाह और बढ़ता जाता है। कैसे, तो पहले तक तो इसकी कमी कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं, टेम्परेचर ये 4.12 से जैसे कम कर जाते हैं तो शांता का मान भी धीरे धीरे कम होता जाता है। इस 2.19 केल्विन पर पहुंचते ही शांता का मान अचानक से बहुत कम हो जाता है, ये मान हो जाता है अचानक से शांता का, मतलब ऊपर से सीधे बिल्कुल ही नीचे की तरफ आ जाता है शांता का मान, ठीक है। और फिर ये 1 से 2 के बीच में लगभग फिर ये हल्का सा चेंज होता है, तो ये लगभग हमारा 2 के आसपास में ये कम होता है और ये मान हमारा हो जाता है शांता का 2.19 केल्विन पर। क्लियर है। अब यहाँ से इधर वही नॉर्मल हीलियम की तरह बिहेव करता है, हीलियम फर्स्ट, जबकि यहाँ पे हमारा होता है हीलियम सेकेंड। हीलियम सेकेंड का ये जो गुण है शांता का, ये गुण इसका सबसे ज्यादा अभिलाक्षणिक सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, जो इसे अन्य सभी गैसों से या अन्य सभी द्रवों से अलग बनाता है। क्या, कि टेम्परेचर कम होने के साथ साथ हम उसका शीतलन कर रहे हैं। एक तरह से आप ये देखो, हम उसका शीतलन करते जा रहे हैं, तो उसके सापेक्ष इसकी शांता का मान ऊपर जाना चाहिए था, बढ़ता। जैसे जैसे हम ताप कम कर रहे हैं, शांता उसकी बढ़ती जाने की, वैसे वैसे वो द्रव कैसा हो रहा है, जमता जा रहा है और उसके बहने का गुण जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पहली बात तो ये चीज उल्टी हो रही थी, ठीक है ना, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे थे शांता वैसे ही कम होता जा रहा था। तो हीलियम तो बाकी से अलग है ही, लेकिन चलो यहाँ तक तो फिर भी चला गया, 2.19 पर तो आते ही बिल्कुल ही नीचे आ गई है शांता, इतनी स्पीड कम होती है और उसके बाद फिर थोड़ी सी संभल करके हल्की सी ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हमें वक्र मिलता है शांता का, बना लो इसे। ठीक है, तो ये आपका तीसरे नंबर का गुण हो गया, ठीक है। ये सब ग्राफ अलग अलग इतने बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, एक साथ नंबर डाल करके फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, प्रॉपर्टी ग्राफ बना लो। जब पूछा जाए तो बस उसी ग्राफ को 2-4 लाइन में लिख करके एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है। ऐसे ही कई और गुण भी होते हैं, ऊष्मा चालकता जैसे होती है, कई बार एक फव्वारा प्रभाव भी होता है फव्वारे के रूप में, तो वो सब ऐसे कभी आपसे पूछे नहीं जाते, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। मेन गुण आपसे पूछे जाएंगे तो यही तीनों पूछे जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, द्रवों में अति तरलता के प्रभाव को समझाइए। द्रवों में अति तरलता के प्रभाव को समझाइए। देखो अब इसको एक तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आप बोलोगे कि मैम थ्योरी, तो ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। ग्राफ आपने तीनों बना लिए, अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या ग्राफ आ रहे हैं, उन ग्राफों को अगर कभी आपसे पूछ ले कि लिक्विड हीलियम सेकेंड के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो आप शांता के साथ बना दो, पहले डेंसिटी के साथ बना दो, विशिष्ट ऊष्मा के साथ बना दो, उनको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, ये विशिष्ट गुण है। अगर आपसे पूछ ले कि नहीं अति तरलता के प्रभाव को ही आप तो एक्सप्लेन करके बताओ, तो क्या लिखोगे आप, लिखो अति तरलता द्रवों का एक विशिष्ट गुण होती है। अति तरलता द्रवों का एक विशिष्ट गुण है, जहां शांता शून्य होती है, जहां शांता शून्य होती है। मतलब अति तरलता एक अलग नाम दिया गया है इसे, ठीक है ना। हीलियम को अति तरल बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आते आते शांता आप देख रहे हो बिल्कुल जीरो की तरफ अग्रसर होती जा रही है, ठीक है ना। तो अति तरल इसलिए कहा गया कि ये तो तरल से भी ज्यादा पतला हो गया, कि शांता बिल्कुल शून्य ही हो जाए, मतलब कि उस द्रव पर कुछ भी प्रतिरोध रहे ही ना। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया ना कि अगर सड़क पे बिल्कुल भी घर्षण नहीं रहेगा तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ वही बात है कि द्रव में कुछ भी नहीं रहे, शांता का मान बिल्कुल शून्य होने लग जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तरल नहीं, तब वो अति तरल हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन से भी ज्यादा अलग कंडीशन हो जाएगी, शांता बिल्कुल शून्य होने लग जाए, मतलब कि द्रव पे कोई भी प्रतिरोध ना रहे, ठीक है। तो अति तरलता द्रवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, जहां शांता का मान शून्य होता है।
अर्थात अर्थात इस बिंदु पर द्रव गतिज ऊर्जा में बिना किसी क्षय के प्रवाहित होता है। बिना किसी क्षय के, आप एक तरह से शांता शून्य होने का मतलब क्या है? शांता हमने क्या कहा कि द्रवों का प्रतिरोध, मतलब उसका कोई बीच में विरोध करे, उसके बहने को रोके, ठीक है ना। तो एक तरीके से जब ये प्रतिरोध बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उतनी की उतनी रहेगी, इसकी गति को कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, तो उसकी गति उतनी की उतनी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो एक तरीके से शांता शून्य होने का मतलब क्या है कि द्रव गतिज ऊर्जा में बिना किसी क्षय के प्रवाहित हो सके। लिख लिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यह एक क्वांटम परिघटना है। यह एक क्या है? क्वांटम परिघटना। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम? अति तरलता की, शांता की नहीं, अति तरलता पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि द्रवों में अति तरलता के गुण को बताओ, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि भाई अति तरलता द्रवों का एक विशिष्ट गुण होती है, जहां पर द्रव क्या होता है, शांता का मान जहां पे शून्य हो जाता है, ठीक है। अर्थात द्रव अपनी गतिज ऊर्जा में बिना किसी क्षय के प्रवाहित हो सकते हैं। इतना लिख लिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यह एक क्वांटम परिघटना है जो कि अत्यंत न्यून ताप पर दिखाई देती है, जो कि अत्यंत न्यून ताप पर दिखाई देती है। देख सकते हो आप, अति तरलता हमें लगभग यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ टेम्परेचर कैसा है, बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे जैसे यहीं पर तो जाकर के हमारी शांता लगभग जीरो की तरफ अग्रसर है, और यही एरिया क्या प्रदर्शित कर रहा है हमें, अति तरलता का गुण। इतना ये जो एरिया है ये हमें अति तरलता यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का मान कैसा है, बहुत ही कम। क्लियर है? यह परिघटना अत्यंत न्यून ताप पर दिखाई देती है। फुल स्टॉप। द्रव हीलियम अद्वितीय रूप से यह गुण प्रदर्शित करता है। अद्वितीय रूप से यह गुण प्रदर्शित करता है। फुल स्टॉप। हीलियम अति तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या अति तरल द्रव लिख लो, अति तरल द्रव के रूप में परिवर्तित होता है जब यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी जानते हो ना आप लोग, तो वही वाला बोस-आइंस्टीन अवधारणा का पालन करता है। ठीक है, मतलब लिक्विड हीलियम अद्वितीय रूप से यह गुण प्रदर्शित करता है, और हम क्या कह सकते हैं कि हीलियम अति तरल पदार्थ के रूप में, अति तरल द्रव के रूप में परिवर्तित होता है कब, जब यह बोस-आइंस्टीन अवधारणा का पालन करता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखो, हीलियम को सबसे पहले कैमरलिन ओनस वो साइंटिस्ट का नाम जो अभी अपन ने लिखा था, कैमरलिन ओनस, हीलियम को सबसे पहले कैमरलिन ओनस के द्वारा द्रवित किया गया।
द्रवित किया गया। जिन्होंने जिन्होंने इसे इसके क्रांतिक ताप से भी कम ताप तक, जिन्होंने इसे जिन्होंने हीलियम को इसके क्रांतिक ताप से भी कम ताप तक, ब्रैकेट में लिख लेना, लगभग 4.2 केल्विन तक, लगभग 4.2 केल्विन तक ठंडा किया या शीतल किया। 4.2 केल्विन तक शीतल किया। फुल स्टॉप। ये तो किसकी बात हो गई? कैमरलिंग-ओनेस की। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, कीसम भी नेक्स्ट साइंटिस्ट, कीसम ने यह अनुभव किया कि हीलियम में एक अन्य प्रावस्था परिवर्तन भी होता है। हीलियम में एक अन्य प्रावस्था परिवर्तन भी होता है जब इसका ताप लगभग 2.19 केल्विन तक कम किया जाता है। जब इसका ताप लगभग 2.19 केल्विन तक कम किया जाता है तथा संक्रमण का वह बिंदु क्या कहलाता है? लैम्डा बिंदु कहलाता है। संक्रमण का वह बिंदु लैम्डा बिंदु कहलाता है। लैम्डा बिंदु कहलाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यह अद्वितीय गुण अति तरलता, यह अद्वितीय गुण, कॉमा में लिखना, अति तरलता, कोष्ठक बंद, यह अद्वितीय गुण अति तरलता द्रव हीलियम का एक गुण है जो वह अपने लैम्डा बिंदु से कम ताप पर प्रदर्शित करता है। अर्थात ब्रैकेट में लिख लेना हीलियम सेकेंड, क्लियर है? तो हमने क्या देखा? अब एक तरीके से इस क्वेश्चन में अभी तक आपकी जो तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने उन सब के बारे में देख लिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया था द्रवों का ये गुण अति तरलता, तो पहले तो हमने ये बताया कि हाँ, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है द्रवों की, और इसकी डेफिनेशन हमने क्या बता दी कि अति तरलता कौन सा गुण है? जहाँ श्यानता शून्य हो जाती है, ठीक है, जहाँ श्यानता का मान शून्य होता है, अर्थात द्रव अपनी गतिज ऊर्जा में बिना किसी हास के या बिना किसी क्षति के क्या करता है? प्रवाह कर सकता है। क्लियर है? तो ये हमने अति तरलता की बात कर रहे हैं, शांता की नहीं। अति तरलता किसे कहा? जहाँ शांता का मान शून्य होता है और द्रव अपनी गतिज ऊर्जा में बिना किसी हास के गति कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि यह एक कौन सी परिघटना है? क्वांटम परिघटना है, जिसको प्रदर्शित कौन करता है? लिक्विड हीलियम। कब? जब लिक्विड हीलियम बोस-आइंस्टीन अवधारणा का पालन करता है, तब यह अति तरलता के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसके बाद हमने हीलियम के इतिहास के बारे में लिखा कि सबसे पहले इसको द्रवित करने का काम किसने किया? कैमरलिंग-ओनेस ने, ठीक है, जिन्होंने कौन सा इसके घनत्व के साथ में जो ग्राफ दिया था वो, ठीक है। तो कैमरलिंग-ओनेस ने इसको लिक्विफाइड किया उन्होंने सबसे पहले, और इसके शीतलन कहाँ तक किया? 4.2 से भी कम ताप तक इसका शीतलन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कीसम ने क्या कहा
कि यहाँ पर देखो ये तो प्रावस्था परिवर्तन हो रहा है कि गैस, हीलियम गैस है वो द्रव में परिवर्तित होगी और द्रव से ठोस में भी परिवर्तित होगी, ये तो होगा। उन्होंने कहा लेकिन इसके अलावा इसके अंदर हीलियम में एक अन्य प्रावस्था परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अन्य प्रावस्था परिवर्तन कौन सा, ये उसी लैम्डा बिंदु की बात कर रहे हैं कि ये जो प्रावस्था परिवर्तन में गैस से द्रव में बदल रहा है या द्रव से ठोस में, ये तो ठीक है, नॉर्मली सब गैसों में सब पदार्थों में हो रहा है, लेकिन इसके अंदर एक अन्य प्रावस्था परिवर्तन भी होता है। ठीक है, कब होता है कि जब इसका शीतलन लगभग 2.19 केल्विन तक किया जाता है तो एक अन्य ट्रांजिशन भी इसके अंदर प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, और इस बिंदु को क्या कहा जाता है, लैम्डा बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अतः अति तरलता का प्रभाव कब दिखा जाता है, जब हीलियम को उसके लैम्डा बिंदु से भी कम ताप तक ठंडा करते हैं, शीतलन करते हैं, तब हीलियम कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, अति तरलता का गुण। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक बार ये ग्राफ फिर से बना लो, छोटा सा अति तरलता के लिए बनाओगे। अब आप ये ग्राफ, पहले तो आपने क्या शांता के साथ में ताप के परिवर्तन क्या होता है, सॉरी ताप के साथ शांता के परिवर्तन दिखाने के लिए ग्राफ बनाया था ना। अब आप इसको बनाओ अति तरलता कि हीलियम प्रदर्शित करता है और कैसे प्रदर्शित करता है, तो ये ये जो इसका गुण होता है, ये इसका क्या है, लैम्डा बिंदु होता है 2.19 केल्विन, ये इसका लैम्डा बिंदु है। और जब इस लैम्डा बिंदु से कम ताप तक इसको शीतलन किया जाता है तब कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये अति तरलता का प्रभाव। तो यहाँ पे लिख लेना, ये आपका क्या है, अति तरलता, अर्थात अति तरलता एक तरह से कौन प्रदर्शित करता है, हीलियम सेकेंड। ठीक है, इसको एक बार फिर बना लो इस ग्राफ को छोटा सा, शांता है आपकी, तो शांता का ये ग्राफ है शांता और ताप के मध्य, लेकिन अब हम किसको प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, ये अति तरलता का क्षेत्र कौन सा होगा। तो ये जब 2.19 केल्विन से कम ताप तक जब इसकी शांता का मान कहाँ लगभग शून्य होने को आ जाता है, ताप का मान भी उसके सापेक्ष बहुत कम होता है, तब कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, अति तरलता का गुण। ठीक है, बना लिया। अब लिखो लिखो आरेख द्वारा यह स्पष्ट है, आरेख ये जो ग्राफ है, कि ग्राफ के द्वारा या आरेख के द्वारा यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे हीलियम गैस के ताप में कमी की जाती है, जैसे जैसे हीलियम गैस के ताप में कमी की जाती है, शांता का मान भी कम होता है या शांता भी घटती जाती है। जैसे जैसे हीलियम गैस के ताप में कमी की जाती है, शांता भी घटती जाती है तथा 2.19 केल्विन पर तथा 2.19 केल्विन या इससे भी कम ताप पर या इससे भी कम ताप पर शांता का मान अचानक अत्यंत कम हो जाता है। शांता का मान अचानक अत्यंत कम हो जाता है। 2.19 या इससे थोड़ा कम आते ही बिल्कुल अचानक अत्यंत कम हो जाता है, कम हो जाता है अर्थात नगण्य हो जाता है, अर्थात नगण्य हो जाता है। ब्रैकेट में लिखना, जीरो की ओर अग्रसर हो जाता है या शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है, शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है, फुल स्टॉप। इसीलिए लिक्विड हीलियम सेकेंड को, इसीलिए
द्रव हीलियम सेकेंड को, इसीलिए द्रव हीलियम सेकेंड को अति तरल द्रव के रूप में जाना जाता है। तो द्रव हीलियम सेकेंड की वो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इसे अति तरल द्रव के रूप में जाना जाता है। अति तरल द्रव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकेंड कि द्रव हीलियम फर्स्ट, द्रव हीलियम सेकेंड, इन दोनों में क्यों बांटा और इनमें क्या अंतर है। अब आपका ये क्या रह रहा है इसमें, ऊष्मागति का थर्ड लॉ। अभी तक हमने थर्ड लॉ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब बस लास्ट हम वो पढ़ेंगे ऊष्मागति का तीसरा नियम, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही।